नजर डाले थे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है, राजद नेताओं के साथ लालू यादव की अहम बैठक है। आज अपने तमाम विधायकों और सांसद के साथ ये बैठक करेंगे लालू प्रसाद यादव। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर भी चर्चा होनी है, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 10 सितंबर से तेजस्वी की आभार यात्रा भी निकल रही है, इसको लेकर भी मंथन किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राजद नेताओं के साथ लालू यादव की अहम बैठक है। तमाम विधायक सांसदों के साथ लालू यादव बैठक करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो या फिर झारखंड विधानसभा चुनाव हो या 10 सितंबर से तेजस्वी की यात्रा क्यों ना, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हमारे साथ एसके राजीव जुड़ चुके हैं, बिहार संपादक हमारे जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके राजीव जी, आज राजद की एक बड़ी बैठक हो रही है, इस बैठक का आखिर कारण क्या बताया जा रहा है? ये बैठक किस लिए अहम हो जाती है? देखिए मनीष, इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के पास मौजूद हैं, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज हो रही है कि मुझे अपने कैमरामैन के साथ जो है वो गाड़ी के भीतर आना पड़ा। और अगर आप कैमरे की निगाह से देख पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि सामने जो है वो आरजेडी का कार्यालय है और बारिश बहुत तेज हो रही है। लेकिन इस बारिश के बीच में भी जो बैठक जो है वो विधिवत जारी है और थोड़ी देर बाद यानी कि लगभग 1:30 बजे के करीब जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो है वो इस बैठक में पहुंचेंगे। बैठक में तमाम विधायक, तमाम सांसद और तमाम जो विधान परिषद सदस्य हैं वो लोग इस बैठक में पहुंच चुके हैं। और सड़क आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों से सड़क जो है वो पूरी तरीके से जाम हो चुका है। गाड़ियों का लंबा काफिला जो है वो एक तरीके से पटना के जो वीरचंद पटेल पथ है, जहां आरजेडी कार्यालय है, वहां दोनों तरफ जो है वो बड़ी संख्या में गाड़ियां जो हैं वो लगी हुई हैं। और पूरा जो रोड है, पूरी जो सड़क है वो फिलहाल अभी आप देख रहे होंगे कि पूरा जाम का नज़ारा है। और इंद्रदेव भी लंबे समय बाद जो है वो राजधानी पटना पर आज मेहरबान हुए हैं और बारिश की बहुत तेज बूंदें जो हैं वो कहीं ना कहीं से पड़ रही है। जो उमस भरी जो गर्मी थी पटना में, कहीं ना कहीं से उससे निजात जो है वो लोगों को मिली है। तो बहुत तेज बारिश हो रही है और उस बारिश के बीच जो है वो हम लोग यहाँ आरजेडी कार्यालय के समक्ष मौजूद हैं। और आपको ये बता दें कि आज जो बैठक हो रही है उस बैठक का जो मेन एजेंडा है तो वो कोई एक एजेंडा नहीं है मनीष, उसमें कई एजेंडे शामिल हैं। पहला एजेंडा है कि 10 तारीख से चूंकि तेजस्वी यादव खुद बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, वहाँ वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आम लोगों से, और उनका सिलसिलेवार तरीके से जो है उनका प्रोग्राम जो है वो बना है, जिसमें कि फर्स्ट फेज में 4 जिले का वो दौरा करेंगे 10 से लेकर के 15 तारीख तक। और फिर उसके बाद फिर वो आएंगे पटना, फिर उनका ये और 1 साल तक ये जो लगातार उनका दौरा है तो ये दौरा उनका चलता रहेगा। तो इस दौरे को में क्या क्या तेजस्वी यादव कर सकते हैं, इसमें एक फीडबैक जो है वह लिया जाएगा तमाम एमएलए, तमाम एमपी और तमाम एमएलसी से। यानी कि आरजेडी जो है वो चुनावी तैयारी में जुट गई है और आज उस चुनावी तैयारी की पहली बैठक यहाँ आरजेडी कार्यालय में जो है वो हो रही है। दूसरी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चूंकि झारखंड में भी चुनाव होना है और मुझे लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में झारखंड में भी चुनाव होगा। जैसे ही महाराष्ट्र, जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव खत्म होगा उसके बाद चुनावी परिणाम आने के बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा जो है वो चुनाव आयोग करेगी उसके बाद। तो उसको लेकर के भी एक चुनावी मंथन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा कि वाकई में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो किन मुद्दों पे लड़ा जाए। झारखंड में जो जेएमएम के साथ इनका अलायंस पहले से चल रहा है, जेएमएम कांग्रेस के साथ, तो उस अलायंस में इस बार इनको कितनी सीटें चाहिए, क्या कुछ होगा, इनका क्या एजेंडा होगा, इन तमाम मुद्दों पर भी आज चर्चा की जाएगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है वह यह है कि क्या आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, चूँकि अब वो शारीरिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ चल रहे हैं, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान जो है वो तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपी जाए? क्या तेजस्वी यादव इतना मैच्योर्ड हो चुके हैं, राजनीतिक रूप से इतना वो परिपक्व हो चुके हैं? तो इस मामले पर भी जो एक संवाद है वो कहीं ना कहीं से स्थापित करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और जो यहाँ के जो भी सांसद हैं, 4 सांसद हैं, लगभग 72 विधायक हैं, लगभग 11 एमएलसी हैं, उन तमाम लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। और इसके साथ साथ
बिहार में जो सरकार अभी चल रही है एनडीए की पिछले 8 महीने से, आप देखे होंगे मनीष जी कि आज सुबह में तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक ट्वीट किया है और उसमें 150 पॉइंट को तेजस्वी यादव ने इरेज किया है कि भाई इन मुद्दों पर जो है वो कहीं ना कहीं से बिहार सरकार जो है वो विफल है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी खराब है। तो इन मुद्दों को लेकर के भी जो है वो इस बैठक में उठाया जाएगा कि किस तरीके से बिहार सरकार को घेरा जाए और आने वाले चुनाव में, चूंकि देखिए 1 साल का वक्त बिहार में चुनाव का बचा है और आपको ये पता है कि 1 साल का वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इस 1 साल के वक्त में जो है वो क्या कुछ किया जाएगा, किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा, तो इस पर भी विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जब पहुंचेंगे। हालांकि बारिश चूंकि बहुत तेज हो रही है पटना में और इस बारिश के बीच में लालू प्रसाद यादव पहुंच पाते हैं नहीं, चूंकि वो अस्वस्थ भी रहते हैं और लंबे समय बाद सिंगापुर से वो इलाज करा करके दिल्ली लौटे और दिल्ली से परसों देर शाम जो है वो पटना लौटे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जो है वो इस बारिश में यहाँ आ पाते हैं या फिर बारिश थमने का इंतजार करते हैं। लेकिन इतना तय है कि जो ये पूरी सड़क है, ये पूरी सड़क जो है वो गाड़ियों से पाट दी गई है। बड़ी संख्या में जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम जो नेता है उनको इस बात का इंतजार है कि कब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आएंगे जो उनके नेता हैं और फिर कब उनके आने के बाद जो है वो बैठक का दौर शुरू होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी का वाइपर चल रहा है और देखिए पानी का फ्लो कितना है, पानी कितनी तेज है, आप कैमरे की नज़र से उसको भी देख पा रहे होंगे। ये मनीष जी, एसके राजू जी, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर देखिए आज कई अहम फैसले हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भी आज बातचीत हो सकती है। क्या कांग्रेस को कितनी सीट दी जाए, इसको लेकर भी क्या कुछ मंथन उंथन चलेगा कि नहीं? अब हमें तैयारी में पूर्ण रूप से जुट जाना है क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो ऐसे में किस तरह से तैयारी की जाए, कांग्रेस को कैसे लेकर साथ में चलना है, क्या इन सब चीज़ों को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है? देखिए मुझे लगता है मनोज जी कि ये थोड़ा अभी मैच्योर होगा ये कांग्रेस को लेकर के पर जो है वो चिंतन और मनन जो है वो आरजेडी की तरफ से किया जाएगा। ये अच्छी पता है आरजेडी को कि कांग्रेस को इतनी सीटें देंगी, कांग्रेस उतने में ही संतोष करेगी और कांग्रेस बिहार में आरजेडी की जो है वो बी टीम है। और आप देखे भी होंगे कि आज पहले किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय में अखिलेश सिंह ने अपने एक वर्कर्स के साथ जो है वो मारपीट की, उनको गाली गलौज किया और ये भी कहा कि कांग्रेस जो है वो किसी के बाप की नहीं है, आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। तो ये चीज़ पता है आरजेडी को कि बिहार में कांग्रेस जो है वो आरजेडी के बलबूते ही खड़ी है। हालांकि आप देखे होंगे इस लोकसभा चुनाव में कि 23 सीट पर आरजेडी लड़ी, लेकिन मात्र वो जो है वो 4 सीट जीत पाई, जबकि 9 सीट जो कांग्रेस को दिया गया था उसमें कांग्रेस 3 सीट जीती। इंडी गठबंधन में बिहार में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस है, 4 आरजेडी के पास है और 3 कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस ये कोशिश जरूर करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है उनकी झोली में जा सके। लेकिन चूंकि लालू प्रसाद यादव खुद आरजेडी को लीड कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव को पता है कि कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापकता लिए हुए कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है जो इस चुनाव का परिणाम जो बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगा कि कांग्रेस को लेकर के इस बैठक में कोई भी चिंतन मनन किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि आरजेडी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि देखिए इस बार का जो गठबंधन है इंडी गठबंधन, उसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है और वाम दल से 3 पार्टियां हैं। तो कुछ पार्टियों का ये संगठन है इंडी गठबंधन। तो ऐसी स्थिति में उन 6 पार्टियों में आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चूंकि आरजेडी के 72 विधायक अभी सीटिंग है ऑलरेडी। इसके अलावे जो और जो ये है उसमें वीआईपी कितनी सीटें पर लड़ेगी चुनाव, वाम दल को कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर चर्चा होगी। तो लेकिन ये कि मतलब मूल रूप से जो चर्चा होगी वह यह होगा कि भाई आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। क्योंकि देखिए आरजेडी जो है वो बड़ी पार्टी है। आरजेडी को ये पता है कि बिहार में नीतीश कुमार का सब्स्टिट्यूट अगर कोई भी है पॉलिटिकली तो वो आरजेडी ही है। तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे हैं, युवा नेता हैं, नौकरी देने की घोषणा वो करते रहे हैं। उन्होंने कहा था 2020 में कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जब वो 1 साल तक सरकार में रहे तो बहुत सारे विभाग में जो है वो रिक्तियाँ जो थी उसको भरी भी गई। फिर नीतीश कुमार ने उसको जो है वो फॉलो किया और अभी 10-12 लाख लोगों को बहाल
करना है अगले चुनाव तक, 2025 के अक्टूबर में जो चुनाव होगा, तो किस तरीके से उसको घेरा जाए? क्योंकि तेजस्वी कहते हैं कि भाई हमारा जो मॉड्यूल था नौकरी का उसको एनडीए ने चुरा लिया, उसको नीतीश कुमार ने चुरा लिया, तो फिर उसके एवज में आपके पास क्या कुछ आप ला रहे हैं? किस तरीके की बातें आप जनता तक पहुंचाएंगे? क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, चूंकि 1990 से लेकर 2005 तक जिन्होंने उस लालू प्रसाद यादव के साम्राज्य को देखा है उसको पता है ये चीज़ कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, तो उस मुद्दे पर आप नीतीश कुमार को नहीं घेर सकते हैं। तो नीतीश कुमार को घेरने के लिए एक नया बहाना, एक नया इशू जो है वो तेजस्वी यादव ने क्रिएट किया। आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया है, उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस का मुद्दा उठाया है, तो ये तमाम मुद्दे। और कल जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी की यात्रा को किस तरह से धार दी जाए, तेजस्वी की यात्रा को किस तरह से धार दी जाए, इस पर एक गहन मंथन हो सकता है कि तेजस्वी जो यात्रा निकालने वाले हैं उसको धार देनी है, किस तरह से हलचल बढ़ जाए, जो सत्ता पक्ष है बिहार में उसको तकलीफ हो उनकी यात्रा से, कुछ ऐसा करना होगा, इस तरह की यात्रा निकालें, इसको लेकर चर्चा हो सकती है, ताकि आरक्षण का मुद्दा किस तरह से उठाना है, कई ऐसे मुद्दे को यात्रा के जरिए उठाने की कोशिश की जा सकती है, धार देने की कोशिश की जा सकती है। देखिए मैंने निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को ये पता है, जो आपसे मैं अभी संवाद कर रहा हूँ, कि कल तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है 8 महीने पहले। हालांकि वो एक डिपार्टमेंटल बैठक थी जिसमें कि लीडर अपोजिशन को रहना जरूरी होता है। तो अब तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं उसमें कई जो खास करके जो सोशल मीडिया है वो इस खबर को चलाने लगे कि भाई बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला, जबकि ऐसी कहीं से कहीं दूर दूर तक इसकी कहीं कोई गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। कल जो मीटिंग हुई थी वो जो बिहार में जो सूचना आयुक्त जो बनाना है उसको लेकर के मीटिंग हुई थी, उसमें 2 लोगों का नाम तय करना था, उसमें नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी उसमें एक मेंबर होते हैं, तो उस मुद्दे को लेकर कल मीटिंग हुई थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि तेजस्वी यादव किस बतौर लीडर और नीतीश कुमार के पैरेलल खुद को उनको खड़ा करना है। क्योंकि देखिए एनडीए ने यह साफ कह दिया है कि बिहार में अगर चुनाव 2025 का भी लड़ा जाएगा तो उसमें चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और सर्वमान्य नेता होंगे। ये नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह से लेकर के जो बिहार बीजेपी है, यहाँ के भी नेताओं ने इस चीज़ पर अपनी मोहर लगा दी है। तो ऐसी स्थिति में अब आरजेडी के सामने एक बड़ा संकट है कि भाई नीतीश कुमार जैसे जो मैच्योर्ड लीडर हैं, पिछले 18 साल से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, वो उनके सामने अगर तेजस्वी को प्रोजेक्ट किया जाता है बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, तो फिर वो किस आधार पर किया जाएगा, उसका आधार क्या होगा। तो इस मुद्दे को लेकर के निश्चित तौर पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और उसमें मुझे लगता है कि कई क्लॉज जो हैं उसको भी उसमें ये लोग जोड़ेंगे कि भाई ये नया क्लॉज जो है उसमें जोड़ा जाना चाहिए। और देखिए अमूमन जब भी कोई मीटिंग होती है, चाहे वो पार्टी की मीटिंग हो, चाहे वो हमारी आपकी एडिटोरियल मीटिंग भी जब होती है सुबह में मनीष जी, तो हम लोग भी उसमें चर्चा करते हैं कि भाई हम लोग पूरे दिन आज क्या खेलेंगे। तो उसी तरीके से इस मीटिंग में भी यही चर्चा होगी कि भाई तेजस्वी यादव को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए बतौर लीडर, और फिर उसके बाद तमाम लोगों का विचार, तमाम लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आज की मीटिंग के बाद ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एक मीटिंग आज बुलाई गई है चूंकि चुनाव का 1 साल नेट जो है वक्त बिहार में बचा है, और आपको पता है कि बिहार की 38 जिले हैं, 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो बहुत ही 14 करोड़ की आबादी है, तो बिहार बड़ा प्रदेश है। अगर आप 1 साल पहले चुनावी मोड में नहीं आते हैं, चुनाव की तैयारी में नहीं जुटते हैं, तो फिर इन वक्त पर आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर ये विचार विमर्श इस मीटिंग में आज किया जाएगा। और जो भी आपका सवाल था उसमें निश्चित तौर पर देखिए आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के कभी भी यह कोशिश करेगी आरजेडी की, चूंकि देखिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, मिला जुला कर ठीक ठाक है। नए डीजीपी आए हैं, वो अपना लगे हुए हैं कि भाई किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाए। डेवलपमेंट के मामले में आप नीतीश कुमार पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। अभी इस गवर्नमेंट में, अभी मोदी की गवर्नमेंट बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि अभी आप देखिए कि 6500 करोड़ रुपए बिहार को दिए गए हैं, 4-4 एक्सप्रेसवे बिहार को दिए गए हैं। तो आप विकास के मामले 5-5 एयरपोर्ट भी यहाँ दिए गए हैं, मेडिकल कॉलेज दिया गया है, एम्स के लिए ज़मीन दिया गया है दरभंगा में। तो आप विकास के मुद्दों पर भी आप सरकार को घेर नहीं सकते हैं। तो फिर आपके पास मुद्दा बचता है मात्र 2। एक रिजर्वेशन का मुद्दा कि भाई आरक्षण जो है वो 65% बिहार में किया गया था, उसको अब फिर से 50% कर दिया गया, लेकिन उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि 15% जो आरक्षण को हटाया गया है वो हाईकोर्ट ने हटाया और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसको स्टे किया हुआ है। और दूसरा जो मुद्दा है कास्ट बेस्ड सेंसस को, तो देखिए कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो बिहार में पहले ही कराया जा चुका है और बिहार में तो बीजेपी और एनडीए ये बताने की कोशिश करेगी जनता के बीच, अगर तेजस्वी आरक्षण और इस मुद्दे को लेकर जा भी रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर वो जा रहे हैं जनता के बीच, तो
तो एनडीए ये बताने की कोशिश करेगी कि भाई कोर्ट पर तो हमारा बस है नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो कोई मोदी जी चलाते नहीं है, नीतीश जी चलाते नहीं है, तो भाई ये कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट अगर कहेगी कि नहीं भाई 65% आप कीजिए, तो हमारी सरकार तो पहले नहीं कर रखा है। और रही बात जिस तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया कांग्रेस की तरफ से, जब यात्रा कांग्रेस की निकली थी, राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, तो राहुल गांधी को एक प्रोजेक्ट करने की एक पूरी जद्दोजहद में जुटी थी कांग्रेस। उसी जद्दोजहद में शायद आरजेडी भी दिखे कि भाई तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया जाए, किस तरह से तेजस्वी यादव के चेहरे को और आगे किया जाए कि अगर कहीं कुछ लोग नाराज भी हों अगर उनके चेहरे को लेकर, तो उनकी नाराजगी दूर हो जाए। एक बड़ा नेता बनाने की कवायद में मतलब कुल मिलाकर जुटी हुई है आरजेडी। नहीं देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी मनीष जी, क्योंकि मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जब खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव निश्चित तौर पर यह कोशिश करेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव तक वो कम से कम अध्यक्ष बने रहे, कम से कम वो पूरी मॉनिटरिंग जो है वो खुद अपनी अगुवाई में वो करें, क्योंकि लालू प्रसाद यादव राजनीति के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, और इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं कि 1990 में जब बिहार में रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनना था, तो अचानक वो चंद्रशेखर से मिल करके पूरा पासा पलट देते हैं और खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और बीजेपी को भी उस समय सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि कांग्रेस को हटाना था। तो लालू प्रसाद यादव राजनीति के बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, और इतनी उम्र में भी 76-78 साल उनकी उम्र हो रही है, वो बैठते नहीं है। अंदाजा लगाइए आपकी, वो परसों देर रात सिंगापुर से लौटे हैं, और कल उन्होंने अपने एक आवास पर मीटिंग की कि भाई मीटिंग तुरंत बुलाओ और फिर उस पर मंथन किया जाएगा। तो आज मीटिंग देखिए बुला ली गई 24 घंटे के 12 घंटे के भीतर। तो यही है लालू प्रसाद यादव की खासियत। तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव यह कोशिश करेंगे कि पार्टी की कमान जो है वो खुद अपने हाथों में रखते हुए तेजस्वी यादव और पार्टी को खुद अपने गाइडलाइन पर चलाएं, ताकि 2025 में वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते हुए देख सकें। लालू प्रसाद यादव ने कई बार इंटरव्यू में ये चीज़ कहा है कि हर एक पिता का यह सपना होता है कि वो अपने बेटे को अपने से ज़्यादा बड़ी कुर्सी पर बिठा दे। तो कम से कम मैं प्रधानमंत्री तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर मैं चाहूँगा कि तेजस्वी जो है वो मेरे जीते जी मुख्यमंत्री बने। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने आज एक बैठक बुलाई है, ताकि लोगों का फीडबैक, जो उनके पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका फीडबैक जो है वो ले सके। क्योंकि देखिए, विपक्ष में एनडीए है और जेडीयू, और आप बीजेपी को इतना कमजोर मत आप समझ नहीं सकते हैं मनीष जी। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है, 243 विधानसभा है, 40 लोकसभा है, 40 लोकसभा में 176 विधानसभा में जो है वो एनडीए लीड ली हुई थी। तो अगर वही परफॉर्मेंस एनडीए दोहरा देती है, तो फिर तो आरजेडी का सपना चकनाचूर हो जाएगा, फिर तो तेजस्वी अचानक से बैकफुट पर चले आएंगे। तो किस तरीके से विधानसभा वाइज पार्टी को मजबूती प्रदान की जाए, किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू को चुनौती दी जाए, पूरे इसी मुद्दे को लेकर के जो है वो आज की बैठक मुझे लगता है कि मूल रूप से बुलाई गई है। हालांकि जब बैठक शुरू होगी और बैठक जब समाप्त होगी तो सभी जो चीजें उससे पर्दा हट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एस के राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।